हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट द एमएस ट्यूटोरियल। होप यू ऑल डूइंग गुड। सो इस वीडियो में मैं आप सबको प्रॉपर्टीज ऑफ द रेफ्रिजरेंट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। इसके पहले हमने रेफ्रिजरेंट का नॉमेनक्लेचर्स और जो भी हमारा आरईसी का बेसिक्स था, वीसीआरएस था, वीएआरएस था, ये सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेफ्रिजरेंट का प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, क्या क्या नेसेसरी प्रॉपर्टीज है सीओपी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए, और उसके बाद क्या-क्या रेफ्रिजरेंट का टेस्ट है, ठीक है, लीकेज टेस्ट। जैसा कि आप सबको पता हो कि रेफ्रिजरेटर में से आपने डेली लाइफ में सुना हो कि लीकेज हो जाता है उसका रेफ्रिजरेंट। ओके, तो कहाँ से लीकेज हो रहा है इस चीज़ को पता करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेस्ट होते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में भी देखेंगे, और फिर मैं आपको लास्ट में जो है कौन से रेफ्रिजरेंट का यूज हम किस कूलिंग पर्पस के लिए करते हैं, जैसे कि आप विंडो एसिंग में हम कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं, कोल्ड स्टोरेज में कौन सा हम यूज करते हैं, फ्रिज में हमारा कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेफ्रिजरेंट्स यूज होते हैं, ठीक है। तो सबका यूजेज भी देखेंगे। ओके, सो बट बिफोर स्टार्ट द वीडियो, अगर अब तक आपने एमएस ट्यूटोरियल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट। हियर यू विल गेट द लॉट्स ऑफ द वीडियोज विच विल बी रिलेटेड टू द मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स दैट विल बी डेफिनेटली beneficial for your university exams and also for the competitive exams. So make sure you subscribe the MS tutorial. नाउ अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बॉइलिंग पॉइंट के बारे में देखेंगे, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आपको पता होगा, किसी भी मटेरियल का बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है एट कांस्टेंट प्रेशर मटेरियल अपना फेज चेंज कर देगा, और ठीक है, लिक्विड से लेके वेपर में वो अपना फेज चेंज करेगा एट कांस्टेंट प्रेशर, और कोई एक टेम्परेचर होगा और उस टेम्परेचर का हम बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। अब अगर ये वाला टेम्परेचर आप एटमॉस्फेयर प्रेशर के बेस पे निकालो, ठीक है, अगर आप ये 1 एटीएम प्रेशर पे किसी भी मटेरियल का बॉइलिंग पॉइंट निकालते हो, जैसे वाटर का आपका होता है 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है, ठीक है। तो इसे हम नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं किसी भी मटेरियल का। ओके, ना रेफ्रिजरेशन के केस में आपको एक बात इतना पता होगा कि जो हमारा इवेपोरेटर होता है उसका प्रेशर ऑलवेज जो है हम ग्रेटर देन रखते हैं किसके, इस 1 एटीएम के, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये आपका वीसीआर साइकिल है, ठीक है। इसमें आपका ये वाला इवेपोरेटर प्रेशर होगा पीई, और ये वाला आपका कंडेंसर प्रेशर होगा पीसी, ठीक है। तो यहाँ पे पीई जो होगा वो ऑलवेज ग्रेटर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, बाहर का जो इन्वायरमेंट है वहाँ से आप इसके अंदर चांसेस है कि एयर अंदर चला जाए, ठीक है। और ये एक बात देखो, अगर आपका एयर इसके अंदर चला जाएगा तो यहाँ पे आपके पास क्या है, कंडेंसर है, और कंडेंसर क्या करता है, किसी भी, चाहे आप इसके अंदर कोई भी फ्लूइड दो, वो क्या करेगा, इससे हीट को रिजेक्ट करके, उस फ्लूइड से हीट को रिजेक्ट करके उसको वेपर से लेके किस में कन्वर्ट कर देगा, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, कंडेंस्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ से कोई भी रेफ्रिजरेंट बाहर निकलेगा तो हमेशा लिक्विड फॉर्म में बाहर निकलेगा, बट ये जो एयर है, एयर का कोई लिक्विड फॉर्म होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसमें इंटरप्ट हो जाएगा, और अगर ये इंटरप्ट हो गया तो आप खुद से सोचो, ये कंडेंसर को जैम कर देगा, ठीक है, चोकिंग हो जाएगा, आपका कंडेंसर सही से वर्क नहीं करेगा। ओके, और दूसरा प्रॉब्लम एयर आने से ये होता है कि जैसे ही आपका एयर का यहाँ पे थ्रॉटलिंग प्रोसेस होता है, ठीक है, एयर में आपको सबको पता है कि यहाँ पे बहुत सारे इसमें N2 होता है, H2 होता है, ठीक है, और साथ ही साथ आपको H2O वेपर भी होता है, ठीक है। अब जैसे ही इस H2O वेपर का हाई प्रेशर से, ठीक है, पी हाई से पी लो के तरफ ये थ्रॉटलिंग करेगा, तो लो प्रेशर होगा तो इसका मतलब इसका टेम्परेचर भी डाउन होगा, ठीक है। अगर इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो गया, ठीक है, थ्रॉटलिंग के केस में होता ही है, बहुत जगह हमें मान लो -35 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाना होता है, ठीक है। उस केस में अगर आपके रेफ्रिजरेशन में, आपके रेफ्रिजरेटर में यहाँ पे एयर आ गया, और उसका जैसे ही थ्रॉटलिंग प्रोसेस होगा, ये वाटर वेपर क्या होगा, कंडेंस्ड हो जाएगा, ये आपका आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आइस में कन्वर्ट होगा, यहाँ से क्या करेगा, ये पूरा का पूरा आपका जो सिस्टम है वो चोक हो जाएगा, आपका आगे जो रेफ्रिजरेंट है वो फ्लो ही नहीं हुआ, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो हमारा इवेपोरेटर का प्रेशर है वो ऑलवेज ग्रेटर देन रखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ओके, और अगर कभी कभी आपका कंडेंसर के अंदर आ गया, मान लो आपका एयर आ गया, तो उस एयर को जो निकालने के प्रोसेस है, कंडेंसर से एयर के निकालने के प्रोसेस को बोलते हैं क्या, पर्जिंग प्रोसेस बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए, पर्जिंग प्रोसेस इसको बोला जाता है, कंडेंसर से एयर निकालने के प्रोसेस को रेफ्रिजरेशन साइकिल में, ठीक है। इसी रीजन से जो है हम ऑलवेज कौन सा रेफ्रिजरेंट का बॉइलिंग पॉइंट जो है, लो बॉइलिंग पॉइंट वाले रेफ्रिजरेंट को प्रीफर करते हैं कि जल्दी से हमारा जो रेफ्रिजरेटर है वो बॉयल हो जाए, और जो लो
बॉइलिंग पॉइंट वाला रेफ्रिजरेंट होता है वो हाई प्रेशर रेफ्रिजरेंट में यूज होता है, और जो हाई बॉइलिंग पॉइंट रेफ्रिजरेंट होता है वो लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट में यूज होता है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट के केस में आपको ये टर्म याद रखना है कि ऑलवेज हम प्रीफर करते हैं किसको, लो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर वाला। ठीक है, नेक्स्ट आपका फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट के केस में आप खुद से सोचो, अगर आपको रेफ्रिजरेशन यूज कर रहे हो तो वहाँ पे आपका जो रेफ्रिजरेंट है इवेपोरेटर, जहाँ जैसे ही वो इवेपोरेटर में जाएगा माइनस में उसका टेम्परेचर चला जाएगा। ठीक है, अगर उसका फ्रीजिंग पॉइंट इस वाले से ज़्यादा हो गया, ठीक है, एक एग्जांपल में अगर मान लो आपने वाटर को यूज किया क्या रेफ्रिजरेशन के लिए, ठीक है, वाटर का आपका फ्रीजिंग टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, बट आपको रेफ्रिजरेशन करना है कितना, -10 तक। ठीक है, तो जैसे ही ये इवेपोरेटर पे जाएगा 0 पे ही जाके ये क्या हो जाएगा, आपका फ्रीज होने लगेगा। तो इसलिए प्रीफर किया जाता है कि जितना भी आपका रेफ्रिजरेंट यूज हो उसका फ्रीजिंग पॉइंट लो होना चाहिए एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, सफिशियंट लो यहाँ पे बोला जा रहा है, यानी जितना लो हम टेम्परेचर करना चाहते हैं एटलीस्ट उससे तो कम होना ही चाहिए। ओके, नेक्स्ट है आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम एट द कंप्रेसर इनलेट। ठीक है, कंप्रेसर इनलेट आप जैसे यहाँ पे देख लो, ये कंप्रेसर एस के इनलेट पे यहाँ पे हमारा स्पेसिफिक वॉल्यूम पूछा जा रहा है। अब देखो, जैसे ही कंप्रेसर पे आएगा, कंप्रेसर क्या करेगा, इसको प्रेशराइज करके हाई प्रेशर पे भेजेगा। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, कंप्रेसर को वर्क देना पड़ेगा, और ये वर्क एक तरह से कौन सा होगा, हमारा VDP वर्क होगा। ठीक है, तो अगर आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो यहाँ पे देखो, अगर ये वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो वर्क आपको ज़्यादा लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब आपको कंप्रेसर का साइज भी बड़ा लगाना पड़ेगा अगर आपको ज़्यादा एयर कंटेंट करना है। ठीक है, और अगर यही आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम कम होगा तो उस केस में आपको वर्क कम करना पड़ेगा। तो इसलिए हम प्रीफर करते हैं कि हमारा जो स्पेसिफिक वॉल्यूम हो एंटरिंग के टाइम पे कंप्रेसर में वो कम हो एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, बट इसी में आपका एक एक्सेप्शनल आ जाता है, R11 हो गया और R113, इन दोनों का जो है स्पेसिफिक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, तो इसलिए रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, मतलब ये वाला जो कंप्रेसर होता है इसमें हम इस वाले रेफ्रिजरेंट का यूज नहीं करते हैं। वैसा रेफ्रिजरेशन साइकिल जिसमें ये वाला कंप्रेसर होगा वहाँ पे हम ये वाला यूज नहीं करेंगे। तो ये वाला रेफ्रिजरेंट कहाँ पे यूज करेंगे, जिस रेफ्रिजरेशन साइकिल में आपका सेंट्रीफ्यूगल वाला लगा हो। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल का मतलब ये से बड़ा आपका कंप्रेसर लगा हो, ये आपको पता होगा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर क्या होता है। ठीक है, तो वहां पे हम क्या कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं, ये वाला। क्यों करते हैं, क्योंकि इसका स्पेसिफिक वॉल्यूम ज्यादा होता है और इसको ज्यादा स्पेस चाहिए होता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है आपका क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट के भी केस में आप याद रखोगे कि हाई होना चाहिए एज मच एज पॉसिबल, क्योंकि अगर लो होगा तो वो क्या होगा, पहले ही आपका वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, बिकॉज क्रिटिकल पॉइंट पे जाके क्या होता है, वो डायरेक्टली वेपर पे कन्वर्ट हो जाता है, आपका लिक्विड फेज देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो वो हाई होना चाहिए क्रिटिकल टेम्परेचर आपका। नेक्स्ट है आपका लेटेंट हीट एंड स्पेसिफिक हीट। ये तो सिंपल सा कॉमन सेंस है आपके पास, ये लगाओ, अगर आप रेफ्रिजरेशन करना चाहते हो तो क्या होगा, इवेपोरेटर आपका हीट लेगा, जैसे कि यहाँ पे ये आपका रेफ्रिजरेटेड स्पेस होगा। ठीक है, यहाँ से आपको हीट लेगा कौन, इवेपोरेटर लेगा, और इवेपोरेटर में हीट कौन ले रहा है, यहाँ इसके अंदर में जो रेफ्रिजरेंट है वो रेफ्रिजरेंट ले रहा है। तो उस रेफ्रिजरेंट का हीट लेने का कैपेसिटी ज़्यादा होना चाहिए। उसी हीट लेने की कैपेसिटी को तो हम क्या बोलते हैं, CP, यानी स्पेसिफिक हीट या तो फिर लेटेंट हीट। ठीक है, तो ये वाला डेफिनेटली आपका ज़्यादा होना चाहिए एज मच एज पॉसिबल। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रेशर रेशियो। ठीक है, अब प्रेशर रेशियो कैसे इफेक्ट करेगा, ठीक है, तो प्रेशर रेशियो के लिए यहाँ पे देखो बोला गया है, रेफ्रिजरेंट्स हु हैव द लो प्रेशर रेशियो सो एज हैव द हाई वॉल्यूमेट्रिक कैपेसिटी। अब जैसे यहाँ पे देखो 1 से 2 आपका प्रेशर रखा है। ठीक है, अब आपका प्रेशर रेशियो के लिए यहाँ पे लो बोला जा रहा है। लो इसलिए बोला जा रहा है कि जितना ज़्यादा प्रेशर रेशियो आपका हाई होगा, मतलब हमें 1 से लेके 2 के बीच में जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा प्रेशर, उतना ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। प्रेशर रेशियो जितना ज़्यादा होगा वर्क उतना ज़्यादा होगा, और आपका वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी उतना कम होगा। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि वॉल्यूमेट्रिक इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, NV इक्वल टू 1 माइनस सी प्लस CP2 अपॉन P1 टू द पावर 1 अपॉन गामा। ठीक है, तो ये वाला टर्म आपका जितना ज़्यादा लो होगा आपका इफिशियंसी उतना ही ज़्यादा हाई होगा। ओके, और आपका वर्क भी कम होगा ना। ये वाला जो है ना ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है सबसे ज़्यादा एग्जाम में, वाटर हैज द वन ऑफ द हाईएस्ट क्रिटिकल पॉइंट। सबसे ज़्यादा तो क्रिटिकल पॉइंट का रेफ्रिजरेंट होता है वो आपका वाटर ही होता है। ठीक है, और अमोनिया का जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है MCQ क्वेश्चन में। ओके, नाउ नेक्स्ट बोला जा रहा है कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर। कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर आपका कितना होना चाहिए, तो डेफिनेटली आपका लो होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका हाई रहेगा कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर
तो उस केस में जो है कंडेंसर को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये मान लो यहाँ ज़्यादा ये ऊपर चला गया तो कंडेंसर को देख लो यहाँ से यहाँ तक वर्क करना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा लोड होगा अगर यहीं से होगा तो कंडेंसर को कम वर्क करना पड़ेगा, कम हीट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आपका जो है कंप्रेसर का डिस्चार्ज टेम्परेचर वो लो रखने के लिए बोला जाता है। और साथ ही साथ ये देखो अमोनिया जो है इसका हाई कंप्रेसर डिस्चार्ज टेम्परेचर होता है, ठीक है। अगर आप किसी भी रेफ्रिजरेशन साइकिल में अमोनिया यूज करते हो तो उसका जो डिस्चार्ज टेम्परेचर होगा कंप्रेसर के पास वो बहुत ज़्यादा हाई होगा, ठीक है। तो इसलिए अमोनिया जिसमें यूज होता है जिस रेफ्रिजरेशन में, वहाँ पे हमें वाटर जैकेट जो है वो लगाना पड़ता है कूलिंग करने के लिए। यहाँ पे पहले कूल करते हैं उसके बाद यहाँ से रेफ्रिजरेंट को कंडेंसर में भेजते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज आपका टॉक्सिटी एंड फ्लेमेबिलिटी। ये तो डेफिनेटली नल होना चाहिए, ठीक है। अगर मान लो आपका रेफ्रिजरेंट जहरीला हुआ, जलन तो हुआ, ठीक है, तो होगा क्या, अगर आपका लीकेज हुआ तो आपके आसपास जो भी इन्वायरमेंट है वहाँ पे उसके लिए क्या हो सकता है, वो हानिकारक हो सकता है, ठीक है। तो डेफिनेटली आपका नॉन टॉक्सिक होना चाहिए और नॉन फ्लेमेबल होना चाहिए। जैसे कि आपका अमोनिया, मान लो अमोनिया का प्रॉपर्टीज बहुत ही ज़्यादा अच्छा थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है। बट फिर भी हम इसको डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए यूज नहीं करते हैं बिकॉज ये टॉक्सिक होता है और साथ ही साथ फ्लेमेबल भी होता है नेचर में, ओके। तो इसलिए हम इसको यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्शन विथ लुब्रिकेटिंग ऑयल, ठीक है। अब देखो लुब्रिकेटिंग ऑयल जो यूज करते हैं वो कहाँ पे होता है, आपका कंप्रेसर में होता है, ठीक है। कंप्रेसर आपका कहाँ पे होता है, 1 से 2 के बीच में यहाँ पे आपका कंप्रेसर होता है और यहीं इसी कंप्रेसर में हम लुब्रिकेटिंग ऑयल यूज करते हैं, ओके। अब देखो ऑयल यूज होता है और साथ ही साथ यहाँ पे रेफ्रिजरेंट आता है, वो तो दोनों अलग अलग चीज हुआ। तो हो क्या सकता है कि या तो ये दोनों आपस में मिक्स हो जाए या तो ये आपस में मिक्स ही ना हो या तो ये दोनों थोड़ा थोड़ा मिक्स हो, ठीक है। तो तीनों केस के लिए हमें स्टडी करना होता है कि तीनों अगर केस होगा तो उस केस में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। देखो सबसे पहला केस देखते हैं कंप्लीटली इमिसिबल, ठीक है। अगर रेफ्रिजरेंट और लुब्रिकेटिंग ऑयल आपस में नहीं घुलता है तो उस केस में क्या होगा, आपका यहाँ से जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है इस रेफ्रिजरेंट फ्लो के साथ साथ ये भी आगे बढ़ जाएगा किसमें, कंप्रेसर में, ठीक है। और जैसे ही यहाँ से डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज होने के बाद ये किस में चला जाएगा, कंडेंसर में, और कंडेंसर में जाके ये क्या हो जाएगा, ट्रैप्ड हो जाएगा बिकॉज ये कंप्लीटली आपका लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा और कंडेंस्ड होकर ये बाहर नहीं निकलने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इस आपका कंप्रेसर और कंडेंसर, ठीक है, COMP कंप्रेसर और कंडेंसर के बीच में हम बीच में क्या लगा देते हैं, ऑयल सेपरेटर, ओके। यहाँ पे देखो लिखा हुआ होगा ये ऑयल सेपरेटर, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, जितना भी लुब्रिकेटिंग ऑयल कंप्रेसर से बाहर आ रहा है रेफ्रिजरेंट के साथ उसको ये सेपरेट कर देता है, ठीक है, और उसको वापस किस में भेज देता है, आपका कंप्रेसर में ही भेज देता है, ओके। तो ये तो हो गया आपका कंप्लीटली इमिसिबल, ठीक है। अगर आपका मिसिबल हो गया, ठीक है, जैसे आपका रेफ्रिजरेंट R11 हो गया, R12 हो गया, ये आपका मिसिबल होता है विद द लुब्रिकेटिंग ऑयल, ठीक है। तो ये दोनों रेफ्रिजरेंट जो है लुब्रिकेटिंग ऑयल से मिल जाता है। तो इस केस में हमें ज़्यादा इशू नहीं होता है। इस केस में होता क्या है कि अगर दोनों आपस में मिल गया तो उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं सेम होता है। तो जैसे ही रेफ्रिजरेंट आपका इवेपोरेट होता है साथ ही साथ जो है आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल भी इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। तो इस केस में हमें ज़्यादा कुछ भी सेटअप करना नहीं पड़ता है, कोई ऑयल सेपरेटर एंड ऑल नहीं लगाना पड़ता। नेक्स्ट आपका थर्ड केस, लास्ट केस हो जाएगा कौन सा, पार्शियली मिसिबल, ठीक है। अगर आपका पार्शियली मिसिबल हो तो ये थोड़ा सा इशू करता है, ठीक है ना। इसके केस में इशू देखो ये होता है कि ये घूम फिर के जो कंडेंसर में जाता है, कंडेंसर से इवेपोरेटर में तो जा जाता है, चला जाता है। अब देखो इवेपोरेटर में ये होता है कि आपका जो भी रेफ्रिजरेंट है, ठीक है, वो तो आपका वेपोराइज हो जाएगा बट आपका लुब्रिकेंट जो है वो इवेपोरेटर में वेपोराइज नहीं हो पाता है सारा का सारा, ठीक है। वो कुछ ना कुछ आपके इवेपोरेटर में ही रह जाता है, ठीक है। तो इसके वजह से क्या होता है, आपका कंप्रेसर का वियर हो जाता है और टीयर भी होने का चांसेस रहता है, ठीक है। मतलब आपका कंप्रेसर खराब होने का चांसेस रहता है, ओके। क्योंकि कंप्रेसर के अंदर जाना क्या चाहिए, इनलेट के पास सिर्फ और सिर्फ वेपर जाना चाहिए, ठीक है। बट आपका रेफ्रिजरेंट फ्लो के साथ साथ क्या हो जाएगा, आपका लुब्रिकेंट भी अंदर चला जाएगा और लुब्रिकेंट जैसे ही अंदर जाएगा तो वो वियर और टीयर करने का चांसेस है आपका कंप्रेसर को, ठीक है। ये यहाँ पे ऑयल सेपरेटर का सेटअप दिखाया गया है। कंप्रेसर से जैसे ही आपका रेफ्रिजरेंट और लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है दोनों साथ साथ बाहर निकलता है, ऑयल सेपरेटर क्या करता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल को सेपरेट कर लेता है और फिर से इसको कंप्रेसर में भेज देता है, ठीक है। और आपका रेफ्रिजरेंट जो है यहाँ से कंडेंसर में चला जाता है। नेक्स्ट आपका एक्शन विद द मटेरियल्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन, ठीक है। मटेरियल्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन क्या हुआ, जैसे आप रेफ्रिजरेटर बना रहे हो, ठीक है। अब कंप्रेसर में मान लो आप कॉपर का बना रहे हो कंप्रेसर और उसमें अमोनिया रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हो, तो पता चला कि आपका अमोनिया जो है कॉपर से यानी कंप्रेसर के मटेरियल से रिएक्ट कर लिया, ओके। तो इस तरह से हम ये बात ध्यान रखते हैं कि जो रेफ्रिजरेंट यूज कर रहे हैं और जो कंपोनेंट जिस मटेरियल से बना रहे हैं रेफ्रिजरेटर का वो रिएक्ट
नहीं करना चाहिए आपस में, ठीक है। उन दोनों को आपस में कोई भी रिएक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपका फेरॉन्स रहता है तो वो रिएक्ट कर लेता है एल्युमिनियम से, ठीक है। तो इसलिए जहाँ पे हम फेरॉन को यूज करते हैं वहाँ पे हम एल्युमिनियम को यूज नहीं करते कंस्ट्रक्शन में, वहाँ पे हम कॉपर को यूज करते हैं, ठीक है। और NH3 अमोनिया के केस में हम कंस्ट्रक्शन में कॉपर को यूज नहीं करते हैं, तो क्या करते हैं, राउट आयरन या तो फिर स्टील को यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विस्कोसिटी, ठीक है। तो विस्कोसिटी डेफिनेटली आपके जो रेफ्रिजरेंट है उसका लो होना चाहिए, ठीक है। अगर ज़्यादा होगा विस्कोसिटी तो फ्लो ज़्यादा होगा, तो फ्लो ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, फ्लो लॉसेस होगा, जो आपने पढ़ा होगा विस्बेक लॉस एंड ऑल, ठीक है, FM में। तो वो वाला लॉस नहीं हो, इसलिए आपका विस्कोसिटी जो है वो लो होना चाहिए। तो ये आपका जो है रेफ्रिजरेंट का प्रॉपर्टीज हो गया, ठीक है। इसमें जो सारा प्रॉपर्टीज है आपको शॉर्ट में आप लिख लेना और इसको सबको याद रखना, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, खास करके MCQ क्वेश्चन। नेक्स्ट अब देखते हैं लीक डिटेक्शन टेस्ट, ठीक है। लीक डिटेक्शन टेस्ट का मतलब ये हो कि रेफ्रिजरेंट से जो लीकेज होता है रेफ्रिजरेंट का, किसी भी रेफ्रिजरेटर के पाइप से, मान लो या तो इवेपोरेटर से हो गया या कंडेंसर से हो गया या कंप्रेसर से हो गया, तो कहाँ से लीकेज हो रहा है, बहुत सारा रेफ्रिजरेंट दिखता नहीं है, या तो फिर बड़ा बड़ा रेफ्रिजरेशन प्लांट है तो वहाँ पे आप देख नहीं सकते हो, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे टेस्ट किया जाता है पता करने के लिए कि कहाँ पे लीकेज हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला टेस्ट होता है आपका हेलाइट टॉर्च टेस्ट, जिसका यूज हम फेरॉन के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट होता है आपका सल्फर स्टिक और सल्फर रिबन मेथड, जिसका यूज हम अमोनिया का लीकेज पता करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट होता है आपका अमोनिया स्वैब टेस्ट, ठीक है। इसका यूज हम CO2 का लीकेज पता करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट होता है आपका सोप बबल टेस्ट, इसका यूज हम हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट जो होता है उसके लीकेज का पता करने के लिए करते हैं। जैसे कि आप देखो हेलाइट टॉर्च टेस्ट में क्या होता है, जो फेरोन होता है उसका लीकेज को पता करने के लिए हम जैसे ही टॉर्च जलाते हैं पूरे आपका रेफ्रिजरेंट के जो मटेरियल होता है उसके बाहर, तो वो ब्लू कलर से ब्राउनिश ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अगर आपका लीकेज है किसी जगह, ठीक है, लीकेज होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू कलर से ब्राउनिश ग्रीन में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है, ये एग्जाम में भी आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सल्फर स्वैप टेस्ट। स्वैप का मतलब क्या होता है, पोछा लगना, ठीक है। तो सिंपल क्या करते हैं, जो भी हमारा पाइप होता है इवेपोरेटर या कंडेंसर या कोई भी मटेरियल का, उसके चारों हम ये स्वैप टेस्ट, ये पोछा लगा देते हैं किसका, सल्फर का, ठीक है। तो अगर कहीं से लीकेज होता है तो क्या होता है वहाँ पे, क्या ये वाइट फ्यूम्स में कन्वर्ट हो जाता है आपका, वो अमोनियम सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है आपका, अमोनिया रिएक्ट करके सल्फर से, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका ये AST यानी अमोनिया स्वैप टेस्ट। इसके केस में करते हैं आप अमोनियम सल्फाइड जो है इसका वाइट फ्यूम बनता है, ठीक है। और ये कब बनता है, जब आप अमोनिया वाले कपड़े को SO2 की नज़दीक में ले जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब आप SO2 का अगर लीकेज पता करना चाहते हो तो अमोनिया वाला क्या करो, इसका पोछा टाइप का बना के जैसे ही आप इसके पास लेके जाओगे, अगर वहाँ पे लीकेज होगा तो ये क्या करेगा, अमोनियम सल्फाइड बनेगा, जो कि वाइट फ्यूम्स के जैसा आपको दिखेगा, ओके। नेक्स्ट है आपका ये स्वैप बबल टेस्ट। इसमें केस में क्या होता है, आप मटेरियल के चारों ओर ये लगा दो और जैसे ही अगर कहीं पे कोई हाइड्रोकार्बन रेफ्रिजरेंट का लीकेज हो रहा होगा तो वहाँ पे आपका ये बबल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो उससे आपको ये पता चल जाएगा कि लीकेज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो समझ रहे हो, इससे जो हम छोटा छोटा जो लीकेज होता है जिसको आप देख नहीं सकते हो अपने ओपन आइज से, उसको इससे पता करते हैं, इन सब टेस्ट से उसको पता करते हैं, ओके। और उसको जितना भी लीकेज है उसको क्लोज करते हैं। जैसे आपको सबको पता होगा कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था वो किसकी वजह से होगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड की वजह से हुआ था, ठीक है। बहुत सारा आपका रेफ्रिजरेंट ऐसा होता है जो कि हार्मफुल होता है, जैसे आपका R12 हो गया, R11 हो गया, ठीक है। R134 को छोड़ के ये आपका नेचर फ्रेंडली है, इसमें एक भी क्लोरीन नहीं होता है, क्लोरीन इसमें 0 होता है। बाकी आपका जितना भी R11 हो गया, R12 हो गया, R22 हो गया, ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हो गया, जो कि आपका किगाली अमेंडमेंट के बाद क्या कर दिया था, उसको बंद कर दिया था 100%, बिकॉज इसके वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा था, ओके। तो ऐसा ऐसा बहुत सारा रेफ्रिजरेंट जो होता है वो नेचर के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है, ठीक है। सिर्फ अभी एक R134 जो है, अब जो है सारे रेफ्रिजरेंट में इसको लगाया जा रहा है, इस रेफ्रिजरेंट को, इसमें एक भी क्लोरीन नहीं होता है, ये नेचर फ्रेंडली होता है, ठीक है। तो इसलिए हमें जो है किसी भी रेफ्रिजरेंट का डिटेक्टेबिलिटी टेस्ट जो है वो पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका ये कि किसमें कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं किस पर्पस के लिए, ठीक है। ये वाला इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, इसको इग्नोर बिल्कुल भी मत करना, इसको इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ESE इंजीनियरिंग सर्विस में आता है, आपका SSC JEE में आता है, तो डेफिनेटली आपका MCQ में आता ही आता है यहाँ से, ओके। सबसे पहला जो है R12 का यूज जो है हम किस में करते हैं, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में करते थे, पहले करते थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका R134A, अब जो है हम जितने भी व्हीकल्स हैं और जो हमारा डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर्स होता है उसमें हम ये वाला यूज करते हैं, ओके। R22 जो है हमारा विंडो AC में यूज होता है।
अमोनिया का यूज है हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज करते हैं, जैसे कि आपका मिल्क चिलिंग प्लांट हो गया, आइस मेकिंग प्लांट हो गया, यहाँ जहाँ पे आपको बहुत ही हाई कैपेसिटी का रेफ्रिजरेशन चाहिए होता है, ठीक है। R11 जो है हम सेंट्रल इसी में करते हैं। और आपका सॉलिड ड्राई आइस, ठीक है, जिसको आप CO2 भी बोलते हैं, उसका यूज हम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट फूड रेफ्रिजरेशन में करते हैं, ठीक है। और आपका एयर रेफ्रिजरेशन का यूज कहाँ करते हैं, एयरक्राफ्ट एसी में, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट था, इस सब को आप नोट कर लेना, इससे क्वेश्चन जो है डेफिनेटली आते हैं, ओके। तो होप ये टॉपिक क्लियर होगा, और इसी के साथ ऑलमोस्ट आपका मैक्सिमम टॉपिक जो है RAC का कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ अब क्या बचा है, AC बचा है, आपका एयर कंडीशनिंग सिस्टम बचा है, ओके। तो होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। अगर कोई डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट में मेंशन करें, आई विल ट्राई टू सॉल्व आउट, ओके। एंड फॉर मोर सच वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब MS Tutorial। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।